हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा उपन्यास, जिसके 13 भाग पूरे हो चुके हैं और ये 14वां भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है आईएएस बनने की चूहा दौड़। तो शुरू करते हैं। क्या कारण है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग सिविल सर्विस पसंद करने लगे हैं? दरअसल भारत में आईएएस को एक नौकरी नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक प्रतिष्ठा समझा जाता है। लोग आईएएस से जुड़ी हुई प्रशासनिक शक्तियों तथा सुविधाओं से इतने ज़्यादा प्रेरित हैं कि इसे पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर कहा जाता है कि आईएएस तो जिले का राजा होता है और इसी ताजपोशी के लिए सभी कड़ी मेहनत करते हैं। कहने को तो आईएएस एक प्रशासनिक नौकरी है, पर जिले से संबद्ध सभी राज्य सरकार के डिपार्टमेंट कहीं न कहीं इसी पद से जुड़े हुए होते हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का आभामंडल न केवल बरकरार है, बल्कि हाल के वर्षों में बढ़ता ही जा रहा है। हर साल संघ लोक सेवा आयोग सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए लगभग 10 लाख आवेदन प्राप्त करता है, जिसके माध्यम से आईएएस और आईपीएस के लिए 380 अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। अब दिलचस्प सवाल यह है कि भारतीय युवाओं के लिए करियर की सबसे बड़ी पसंद आईएएस और आईपीएस है। ऐसा है क्यों? इसका एक जवाब है आईएएस आईपीएस अधिकारियों को दी जाने वाली प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग। आईएएस के लिए उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इस साल के दौरान भावी अधिकारियों को विभिन्न शिक्षाविदों और सामाजिक क्षेत्र में जुड़ी हुई हस्तियों से मिलने का अवसर प्रदान किया जाता है। पढ़ाई के अलावा इस ट्रेनिंग में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ तैराकी, ट्रैकिंग, घुड़सवारी, राइफल शूटिंग आदि भी सिखाई जाती है। नियमित अंतराल पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी भारत और विदेश में इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए भी भेजे जाते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तुलना में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पास सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक के रूप में एक आईएएस आईपीएस अधिकारी जिले का असली मालिक होता है। वास्तव में जिला कलेक्टर के रूप में एक आईएएस अधिकारी जिले के सभी विभागों और सरकारी एजेंसियों के कामकाज की देखरेख करता है। शहर में कोई भी काम करवाने के लिए कलेक्टर या एसएसपी से अनुमति प्राप्त करनी होती है, जैसे कि शस्त्र का लाइसेंस लेना हो, शहर में सर्कस लगाना हो, कोई प्रदर्शनी लगानी हो, जेल की श्रेणी में परिवर्तन इत्यादि करवाना हो, तो डीएम की अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि बिना चीफ सेक्रेटरी की सलाह के राज्य का कोई मंत्री समाचार पत्र में विज्ञापन तक नहीं दे सकता। शहर में रैली निकालनी हो तो पुलिस की अनुमति होनी चाहिए। इन व्यापक शक्तियों के अलावा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को संविधान से सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि वे राज्य सरकार के तहत कार्य करते हैं, परंतु केवल भारत के राष्ट्रपति के पास उन्हें सेवा में बर्खास्त करने की शक्ति है। संविधान प्रदत्त इस सुरक्षा के कारण उन्हें कुशल तरीके से और राजनीतिक दबावों के आगे बिना झुके काम करने की आज़ादी मिलती है, चाहे वे किसी भी राज्य में सेवा कर रहे हों। देश भर में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के वेतनमान समान होते हैं। देश के प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करने के लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के वेतन और भत्ते हमेशा एक उच्च स्तर पर बनाकर रखे जाते हैं, परंतु ये वेतन एवं भत्ते इस सेवा का आकर्षण नहीं है। वेतन और भत्तों के अलावा क्षेत्रीय कार्यालयों या मुख्यालयों में काम कर रहे आईएएस और आईपीएस अधिकारी विशाल घरों, परिवहन के लिए वाहन, अंगरक्षक आदि के पात्र होते हैं। कल्पना कीजिए, 130 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश के लिए करीब 5000 आईएएस अधिकारी और 4000 आईपीएस अधिकारी होते हैं। नीति बनाने और नीति क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ व्यापक विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त होने के कारण
भारतीय समाज में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत अधिक है। इसके अलावा मंत्रियों और उच्च स्तरीय राजनेताओं, व्यवसायियों और मशहूर हस्तियों से निकटता आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पद को और भी आकर्षक बना देती है। इन पदों पर रहते हुए समाज की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं। आईएएस अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं को बनाने और उनके क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आम आदमी के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। विकास के नए कानून व्यवस्था का ठीक होना अनिवार्य, जिसके लिए आईएएस और आईपीएस अधिकारी ही जिम्मेवार हैं। आईपीएस अधिकारी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं तथा संकट की किसी भी परिस्थिति में विभिन्न समुदाय के नेताओं के साथ परामर्श करके शांति बहाल करने और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। वास्तव में आईएएस आईपीएस अधिकारियों की जीवन शैली इस सेवा का सबसे बड़ा आकर्षण बिंदु है। इन अधिकारियों को कार्य करने की व्यस्तता के साथ साथ जीवन जीने की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध हैं। सरकार और साथ ही समाज में सम्माननीय जगह होने की वजह से इन्हें खेल, संगीत, शिक्षण आदि से जुड़े गैर सरकारी संगठनों से जुड़ने का मौका मिलता है। शहर के महत्वपूर्ण क्लबों, संघों, संगठनों में कई बार उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और इससे उन्हें उन संगठनों के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पर्याप्त मौका मिलता है। आईएएस और आईपीएस की अनूठी विशेषता यह है कि इन अधिकारियों को स्थानीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेवा करने के अवसर मिलते हैं। हालांकि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को किसी राज्य विशेष में तैनात किया जाता है, लेकिन कुछ अंतराल के बाद उन्हें संघ सरकार की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ये अधिकारी केंद्र तथा केंद्रीय संगठनों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनियुक्ति पर तथा केंद्रीय संगठनों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं। आईपीएस अधिकारी विभिन्न क्षमताओं में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईएएस अधिकारी वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक समूह, विश्व व्यापार संगठन आदि में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। आईपीएस अधिकारियों को अनुसंधान और विश्लेषण विंग की इकाइयों में विदेशों में तैनात किया जाता है, जो भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी हैं। सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए सरकार के भीतर और बाहर प्रचुर अवसर उपलब्ध होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग आदि संवैधानिक निकायों के लिए आईएएस अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। इसी तरह राज्य सरकारें भी राज्य लोक सेवा आयोगों और सार्वजनिक निगमों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों की नियुक्ति करती हैं। निजी क्षेत्र में भी सेवानिवृत्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए कई अवसर होते हैं। वास्तव में कई अधिकारियों ने हाल के वर्षों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सेवा लेकर निजी कंपनियों में बड़े पदों पर तैनाती ली है। इतनी सुविधा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के सभी विद्यार्थी अपने जीवन काल में एक बार तो जरूर ही आईएएस आईपीएस बनने के बारे में सोचते हैं। कोरोना काल की पहली लहर के बाद प्रेम सुख डेलू, जो गुजरात कैडर के आईपीएस थे, ने शादी करने का प्लान बनाया। मैंने और एंजल ने भी शादी में शिरकत की। जब शादी में जाने के लिए एंजल सज संवर रही थी, तो एंजल की छोटी बहन प्रिया ने उनके रूम में एंट्री ली और चुटकी लेते हुए कहा, सज रही हो सजना के लिए। जब एंजल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो प्रिया बोली, बहन तुझे क्या हुआ है? खुशी से मुखड़ा चमक दमक रहा है। ओह समझी, पुरुष मित्र से मिलकर आ रही है। आज तो पूरा मन कर रहा है कि मम्मा को बता दूं कि उनकी प्यारी और लाडली का बॉयफ्रेंड है और वह उससे यदा कदा मिलती भी है। बता दे मुझे की फर्क पैदा, पता है मम्मी को कोई एतराज नहीं होगा। वह तेरी तरह संकीर्ण मानसिकता वाली थोड़ी ही है। हमारी मम्मी स्मार्ट, पढ़ी लिखी और वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है। शी वॉन्ट माइंड। वह जमाने के साथ चलना जानती हैं।
एंजल ने प्रिया की पीठ पर धौल जमाते हुए जताया कि वह उससे उम्र, अनुभव और बुद्धि में बड़ी है और वह छोटी है, इसीलिए ज्यादा हवाबाजी ना करे। शादी का पंडाल मेहमानों से भर चुका था। शादी की धूमधाम से वातावरण गूंज रहा था। मैंने एंजल से पूछा, क्या ख्याल है जनाब का? क्यों न एक ही पर खर्चे में 2 शादियां हो जाएं, एक आईएएस की तथा एक आईपीएस की। आम के आम और गुठलियों के भी दाम। अच्छा जी, वैसे मेरे लिए दूल्हा कहाँ है? एंजल ने कहा। आसपास नजर दौड़ाओ, क्या पता कोई दीदार कर रहा हो, मैंने उत्तर दिया। उन्होंने प्रेम सुख डेलू की शादी में हल्के ग्रे सिल्क रंग की साड़ी पहन रखी थी। उस दिन उनके चेहरे पर दिव्यता महसूस हो रही थी। तमाम तैयारियों के बीच हमारे नयन एक दूसरे पर आकर अटक जाते थे। मैं जब भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराता तो वह भी होले से मुस्कुरा देती। सब कुछ पूरी शिद्दत से निपटाते हुए भी उसकी आंखें बार बार मेरे नयनों पर आकर अटक जाती। मैं उन्हें ऐसे खिलकर देख रहा था जैसे बसंत आने पर फूल खिल जाते हैं। एक सुंदर और दिव्य दृश्य के समक्ष मेरा तन मन झूम रहा था और रोम रोम खिल रहे थे। वो इस दुनिया की नहीं लगती थीं। उनकी आहट से ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं, सांसें ऊपर नीचे होने लगती। मैं मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि हौले हौले हो जाएगा प्यार। मैं अधूरा हूँ तुम्हारे बिना, जैसे चांद अधूरा होता है चांदनी के बिना। इजाज़त हो तो मैं भी तुम्हारे पास आऊं? देखो ना, चांद के पास भी तो एक सितारा है, मैंने रोमांटिक लहजे में कहा। तो रोका किसने है? वैसे ब्लू जीन्स और वाइट कॉटन शर्ट के साथ गिरीश, तुम डैशिंग दिख रहे हो। अच्छा जी, आपको पसंद आया? किलिंग स्माइल के मालिक हो तुम। तुम्हारी स्माइल पर तो 50 लड़कियां मर मिटें। मुझ पर 50 लड़कियों को मरने मिटने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ही मर जाओ काफ़ी है। जब तू दांतों में क्लिप दबाकर खुले बाल बांधती है, कसम से एक बार तो जिंदगी वहीं रुक जाती है। तेरी सिर्फ एक झलक ने हमें खरीद लिया। हमें गुमान था कि हम बिकने वालों में से नहीं हैं, एंजल ने कहा। वाह क्या बात है। तुझे जब से मैंने धड़कनों में बसाया है तो धड़कनें भी बोल उठी। अब मज़ा आ रहा है धक धक करने में, मैंने कहा। अच्छा जी, एक शेर मुझे भी याद आ रहा है। रोका बहुत कि राज इश्क बयां न हो, पर संभव कहाँ था कि आग लगे और धुआं न हो। वाह जी वाह, आपको देखकर गगन के तारे भी मेरी तरफ क्रोधित हो रहे हैं और पूछ रहे हैं हमारा एक तारा तुम्हारे पास कैसे? लगता है गिरीश, आज गुलाब जामुन की जगह शादी में कुछ शेर खा लिए हैं आपने, उन्होंने कहा। अपने यहाँ शादियों में जैसा माहौल होता है, दूल्हे के फूफा और दुल्हन के जीजा जैसे शराब में डूबकर नागिन डांस करते हैं, उससे शरीफ आदमी तक सकुचा जाता है। देवता तो उससे कई गुना ज्यादा सकुचाते होंगे। लेकिन क्या करें, शरीफ लोगों और देवताओं दोनों को शादियों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी पड़ती है, मैंने अंजल से कहा। हमारे समाज में शादी मेले जैसी भीड़ भाड़ वाली ही होती है ना? लोग ढोंग और दिखावा इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि नाटकों में होने वाले दिखावे इनसे पीछे छूट जाते हैं। आजकल केवल रहन सहन में ही नहीं, रिश्तों के मामलों में भी दिखावा बढ़ने लगा है। जीवन में अब पहले जैसी सहजता नहीं रही, एंजल ने कहा। हाँ, मैंने सहमत होते हुए कहा। यह समझना जरूरी है कि कर्ज लेकर महंगी शादी, चमकदार बड़े बड़े टेंट और एक दिन के लिए बारात में 20 गाड़ियां, डीजे ढोल ताशे बजाने से कोई आपको अंबानी नहीं समझने लगेगा। एक दिन शेरवानी और घोड़े पर बैठकर नकली राजा बनने के लिए आपको कई सालों तक खच्चर बनकर काम करना पड़ेगा। बारात रवानगी फॉर्चूनर में और अगले दिन वहीं सीडी डीलक्स पर नजर आएंगे, तो फिर ये दिखावा क्यों? होना तो ये चाहिए कि शादी समारोह को सादे सरल तरीके से करें, दहेज लेने देने से परहेज करें, दिखावटी दुनिया से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। अगर भविष्य में तनाव मुक्त जीवन जीना है तो कर्ज लेकर घी पीना बंद करें। आज हर एक को यह संकल्प जरूर करना चाहिए कि न तो कर्ज वाली बहू लाएंगे और न ही कर्ज वाली बेटी देंगे। सार है कि खुशी मनाएं जरूर, मगर अपने सामर्थ्य से बाहर जाकर नहीं। प्रेम सुख जी आईपीएस ऑफिसर हैं, तो उनके लिए यह खर्चा ज़्यादा नहीं है, वह तो मैनेज कर लेंगे। लेकिन बाकी लोगों को अपनी क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार शादी पर खर्च करना चाहिए, किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए।
कपड़ों को भी बहुत ज़्यादा दिखावे की चीज़ नहीं बनाना चाहिए। वस्त्रों की उपयोगिता शरीर के लिए होनी चाहिए, ना कि प्रदर्शन के लिए। अफसोस की बात यह है कि शादियों में दिखावा जितना बढ़ रहा है, दहेज प्रथा जैसी बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि दिखावेपन की संस्कृति में आखिरकार पैसों की कीमत ही बढ़ रही है। एंजल ने कहा, एक व्यक्ति शादी में जितना धन ज्यादा खर्च किया तथा शान दूसरा व्यक्ति उसे दुगनी शान दिखाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे कर्ज ही क्यों न लेना पड़े। समाज का अहम हिस्सा होने की वजह से जाने अनजाने हम सब दिखावे की कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जोड़ा, हर व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न करना चाहिए कि आप जो नहीं हैं उसका दिखावा क्यों। इस महीन अंतर को भी समझने की जरूरत है कि जीवन में दिखावट जरूरी है, लेकिन दिखावटीपन गैर जरूरी। आज के समय में दिखावे की मुख्य वजह इच्छाओं का बढ़ना है, इसीलिए इन पर नियंत्रण करना चाहिए और अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार करते हुए अपना विकास करना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की सादा जीवन उच्च विचार वाली कहावत का ध्यान रखते हुए बुद्ध के मध्यम मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए झूठा दिखावा यानी दिखावे भरी जिंदगी बिल्कुल भी उचित नहीं कही जा सकती। दूसरों की तरह दिखने का विचार हमारा बहुत नुकसान करता है। जो लोग दिखावे में विश्वास करते हैं वे हमेशा बेचैन फिरते हैं। इसीलिए बाहरी दिखावे से दूर रहकर सादा जीवन, उच्च विचार का जीवन जिएं। मैंने कहा, देखो जी, हमारे नेता शादी में भी लेट आए हैं। एंजल ने कहा, नेता का कद इस बात से मापा जाता है कि वह कितना व्यस्त है। नेता लोग जब भी किसी शादी समारोह, सम्मेलन, सेमिनार में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में शिरकत करते हैं तो उनका लेट होना नेचुरल है। वे यह सोचकर लेट होते हैं कि यहाँ आई हुई पब्लिक सोचेगी कि हमारा नेता कितना व्यस्त रहता है, कितना इनका काम होता है। सामान्यतः प्रोग्राम में मुख्य अतिथि निर्धारित समय से 1 घंटे बाद पहुंचता है और दूसरा अध्यक्ष उसके आने के बाद इंतजार करवाकर आधे घंटे और देर से। तब तक कार्यक्रम आधा पूरा हो चुका होता है। इन नेताओं को लेट लतीफी की लत नहीं होती, बल्कि ये जानबूझकर लेट होते हैं। प्रेम सुख जी की शादी धूमधाम से हुई और एंजल और मैं दोनों अपने अपने घर आ गए। दूसरे दिन जब एंजल की मम्मी ने अपनी संतान को जल्दी उठकर उसकी इच्छा शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की तो तपाक से सुनने को मिला, मम्मा थोड़ी देर और सो लेने दो ना प्लीज। एंजल का तर्क था कि सुबह जल्दी अखबार बांटने वाले या फिर दूध वाले दोहने वाले उठते हैं, या फिर वे लोग जल्दी उठते हैं जो यह सोचते हैं कि सुबह उठकर पढ़ने से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर में पनपने वाली नई पौध को शुद्ध ऑक्सीजन की दरकार नहीं है। एंजल का मानना था कि शरीर जिम में सुधरता है और आत्मिक बल योगा से। आराम बड़ी चीज़ है, जी भर के सोइए, उनकी मम्मा ने कहा और रसोई में चली गई। एंजल का स्पष्ट और ठोस तर्क होता था कि जल्दी उठना कष्टदायी है, तो सुबह जल्दी उठकर क्यों कष्ट झेला जाए। देर से सोकर उठने से अखबार भले झूठा हो जाए, खबरें बासी नहीं होती। इच्छा शक्ति भोर में जल्दी उठने से कदापि नहीं बढ़ने वाली। दोस्तों, ये भाग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।